जय श्री राम साथियों। तो देखिए, इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर सोल्व कराया हुआ डाल दिया हूँ, 2 या 3 ऐसा ही कुछ। और ये देखिए, यह है डिप्लोमा शॉर्ट मॉडल पेपर, दूसरा सेट है। तो चलिए इसे हम बताते हैं। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एवं जावा। प्रश्न देखिए, जावा पर एक नोट्स लिखिए और इसकी विशेषताओं को भी लिखिए। जावा का नोट्स लिखना है और इस पर इसके फीचर्स लिखना है। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, जावा जो है यह प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और 1995 में प्रकाशित किया गया था। जावा प्रोग्रामिंग भाषा मूल रूप से द ग्रीन प्रोजेक्ट से बाहर पैदा हुई थी। इस परियोजना की शुरुआत पैट्रिक नाउथटन, माइक शेरिडन, जेम्स गॉसलिंग और बिल बॉय ने की थी, जिसमें सन माइक्रोसिस्टम के 9 अन्य प्रोग्रामर शामिल थे। यह तो जावा पर नोट्स हो गया। अब इसकी विशेषताएं देखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे कि आप जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए जावा के अंदर सभी कमांड और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि यह ओप्स के सभी कंसेप्ट को यूज करता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अब दूसरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसका मतलब यह है कि आप जावा को किसी भी ऑपरेटिंग मशीन जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स etc पर चला सकते हैं। जब आप जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो जावा का सोर्स कोड बाइट कोड में बदल जाता है और उस बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन में जेवीएम की मदद से चला सकते हैं। यानी कि इससे हम किसी भी, यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। अगला है सिक्योर। जावा एक सुरक्षित भाषा है क्योंकि जब जावा के प्रोग्राम को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में रन किया जाता है। देखिए, जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम, नहीं, जेवीएम का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन में रन किया जाता है। तो जावा पब्लिक की इंक्रिप्शन प्रयोग करती है और यही इंक्रिप्शन जावा के एप्लीकेशन को सुरक्षित बनाती है। अगला है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम के 2 कन्वर्टर होते हैं जो हार्ड लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज और फिर से लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारे द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम को समझ जाते हैं। देखिए, जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम के 2 कन्वर्टर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जिससे कंप्यूटर हमारे द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम को समझ जाता है। पोर्टेबल। अगला है पोर्टेबल। जावा के प्रोग्राम को रन करने के बाद जो बाइट कोड आता है, उस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन पर रन करा सकते हैं, इसलिए पोर्टेबल भी जावा की एक विशेषता है। रोबस्ट। जावा के अंदर रोबस्ट नाम का फीचर पहले से ही होता है। इसका काम यह होता है कि अगर जावा के अंदर कोई एरर आती है तो यह खुद उन्हें आसानी से हल कर लेता है। देखिए, रोबस्ट जो होता है वह रोबस्ट फीचर से पहले से ही होता है। इसका काम यह होता है, यानी कि रोबस्ट का काम यह होता है कि अगर जावा के अंदर कोई एरर आती तो खुद उसे आसानी से हल कर लेता है, इसलिए इसे रोबस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जावा के प्रोग्राम्स को HTTP और FTP प्रोटोकॉल की मदद से इंटरनेट पर भी चला सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड। जब जावा के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जाते हैं या फिर मल्टी फंक्शन प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी थ्रेडिंग फीचर के अंदर प्रोग्राम्स को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में बांट दिया जाता है और क्रम के अनुसार रन किया जाता है। तो यह थे इस पर नोट्स, और यह जो बताया हूँ यह फीचर्स हैं उसके, यानी कि विशेषता है। देखिए, यहाँ देखिए, फिबोनाची सीरीज को n टर्म तक प्रिंट करने के लिए जावा में प्रोग्राम लिखिए। तो देखिए, प्रोग्राम लिखा गया है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। मैं
जल्द ही इसे उस पर भेज दूंगा। और इसे भी एक्सट्रिंग पालिंड्रोम है या नहीं, इसको निर्धारित करने के लिए जावा में एक प्रोग्राम लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं अपलोड भेज दूंगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो खंडों को उत्तर देना है। कंस्ट्रक्टर क्या है, उदाहरण से समझाइए। कंस्ट्रक्टर को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का प्रयोग क्लास के डाटा मेंबर को वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्टर का प्रयोग क्लास के डाटा मेंबर को वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्टर जो है वह क्लास का मेंबर फंक्शन होता है। क्लास का जैसा नाम होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होता है। कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ये कभी भी वर्चुअल नहीं होता। ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होता है। यह डेराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं होता है। तो यह और यहाँ कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड तथा कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। अगला पॉइंट है, जब प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो कंपाइलर हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर देता है। और सिंटेक्स आप देख लीजिए, और उदाहरण भी, यहाँ तक सिंटेक्स उदाहरण है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसे भेज दूंगा। अगला प्रश्न है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझाइए। जावा में ट्राई और कैच विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जिसके द्वारा रन टाइम एरर्स को हैंडल किया जाता है, जिससे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो बना रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा एक महत्वपूर्ण फीचर है जिसके द्वारा हम एक्सेप्शंस के कारण उत्पन्न हुए रन टाइम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। उदाहरण देख लिए, माना कि अपने ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया परंतु किसी कारणवश डिलीवरी नहीं हो पाई। एक अच्छी कंपनी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है और उस सामान को फिर से भेज सकती है जिससे कि हमें सामान टाइम पर मिल जाए। इसी तरह जावा में कोड एग्जीक्यूट करते समय एरर आ सकती है। एक अच्छी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन एरर को हैंडल कर सकती है और प्रोग्राम को फिर से रन करवा सकती है जिससे कि यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब ट्राई देखिए, यहाँ चूँकि यहाँ दिया है ट्राई और कैच विधि का प्रयोग किया जाता है जावा में, उसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ट्राई। ट्राई कीवर्ड का प्रयोग ऐसे ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है जहाँ पर हम एक्सेप्शन को रखते हैं। अगला पॉइंट है, इस ब्लॉक के अंत में कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम ट्राई ब्लॉक को अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम कैच और फाइनली दोनों होते हैं तो इनका सीक्वेंस यानी कि क्रम ट्राई कैच फाइनली होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका क्रम गलत होता है तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। अगला है, ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। सिंटेक्स है इसका ट्राई का। अब कैच का देखिए, कैच ब्लॉक का प्रयोग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। देखिए, कैच ब्लॉक का प्रयोग एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम कैच का प्रयोग अकेले नहीं कर सकते। यह ब्लॉक एक आर्गुमेंट लेता है। यह आर्गुमेंट या तो टाइप थ्रोवेबल का होना चाहिए या फिर इसके सब क्लास का होना चाहिए। कैच ब्लॉक, अगला पॉइंट है, कैच ब्लॉक के अंदर कोड हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। देखिए, ट्राई का दे दिया है, ये को सिंटेक्स लगता है, नहीं इसी का है, कैच का ही है। अगला प्रश्न है, जावा क्लास पाथ और इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए स्टेप लिखिए।
जावा क्लास पाथ और इन्वायरमेंट को वेरिएबल को सेट करने के लिए स्टेप लिखना है। पहला माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी पर जाएं। दूसरा है, देखिए, पहले माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी पर जाना है, उसके बाद से एडवांस टैब पर क्लिक करना है, तत्पश्चात इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करना है, उसके बाद यूज़र वेरिएबल के नए टैब पर क्लिक करें। वेरिएबल नेम में पाथ लिखें, बिन फोल्डर के पाथ को कॉपी करें, वेरिएबल वैल्यू में बिना फोल्डर का पाथ पेस्ट करें, ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपका परमानेंट पाथ तय हो गया। अब आप किसी भी ड्राइव से जावा के किसी प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, JDBC क्या है? JDBC का प्रयोग डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कैसे किया जाता है? तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो परिभाषित करता है कि एक क्लाइंट किसी डेटाबेस तक कैसे पहुंच सकता है। यह एक जावा बेस्ड डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। यह ओरेकल कॉरपोरेशन की ओर से जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। JDBC एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो कि डेटाबेस एक्सेस करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। JDBC API की सहायता से डेवलपर SQL स्टेटमेंट को प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट कर सकता है। JSP के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट दर्शाता है, डेटाबेस कनेक्शन, स्टेटमेंट, ड्राइवर, मैनेजर, रिजल्ट सेट, SQL एक्सेप्शन। यह JDBC के कंपोनेंट हैं तथा यही उसमें प्रस्तुत इंटरफेस तथा क्लास हैं। अगला प्रश्न है, इनहेरिटेंस का वर्णन कीजिए। जावा में कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं? तो देखिए, इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ओल्ड क्लास से न्यू क्लास क्रिएट किया जाता है। इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ओल्ड क्लास से न्यू क्लास क्रिएट किया जाता है। इसके द्वारा ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में प्रयोग किया जाता है। ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को न्यू क्लास में प्रयोग करने के लिए ओल्ड क्लास की इनहेरिट करना होता है और क्लास को इनहेरिट करने के लिए डेरिवेशन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड प्रयोग किया जाता है। इनहेरिटेंस में ओल्ड क्लास को बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है। जैसे जिस क्लास की प्रॉपर्टी ली जाती है उसे न्यू क्लास को चाइल्ड या डेराइव्ड क्लास या सब क्लास कहा जाता है जिस क्लास के द्वारा प्रॉपर्टी को ली जाती है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। तो सिंगल इनहेरिटेंस देखिए, जब किसी एक क्लास को किसी दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उसे इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास द्वारा लिया जाता है। इसमें केवल एक सुपर क्लास और एक सब क्लास होता है। तो देखिए, यह सुपर क्लास है, यह सब क्लास है, आप फिगर से समझ लीजिए। और यह सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्लास है, यहाँ प्रोग्राम लिखा जाएगा इसमें। इस सिंटेक्स को आप स्मरण कर लीजिए। मल्टीलेवल इनहेरिटेंस दूसरा है, जब एक से अधिक क्लासेस को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उसे इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक से अधिक क्लास को प्रॉपर्टी को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें एक से अधिक सुपर क्लास और एक सब क्लास होता है। यह सब क्लास है, यह सुपर क्लास है। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। और ये इसका सिंटेक्स है, पूरा स्मरण कर लीजिए। मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, जब एक से अधिक क्लास का ये फिगर बनाना भी होगा। जब एक से अधिक क्लास एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो उस इनहेरिटेंस को मल्टीलेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है और वह क्लास जो क्लास को इनहेरिट करता है वह सब क्लास बन जाता है और उसी सब क्लास को दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसी प्रकार सभी क्लास का एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं। इसका सिंटेक्स यह है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस चौथा है, जब एक बेस क्लास को एक से अधिक सब
क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाए तो उस इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक क्लास को प्रॉपर्टी को एक से अधिक क्लास द्वारा लिया जाता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक से अधिक सब क्लास होता है। यह मल्टीपल इनहेरिटेंस में वितरित होता है। इसका सिंटेक्स यह है, इसका सिंटेक्स भी लिखना है। अगला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जब किसी दो प्रकार के इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में मिक्स करते हैं, जब हम किसी दो प्रोग्राम के इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में मिक्स करते हैं तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। यह इनहेरिटेंस एक से अधिक इनहेरिटेंस को कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस मिलकर बना होता है। देखिए, यह जो होता है हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के संयोग से बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका सिंटेक्स यह है। अगला प्रश्न है मेथड ओवरलोडिंग उचित उदाहरण सहित समझाइए। जावा में यदि एक क्लास के पास एक ही नाम के बहुत सारे मेथड होते हैं, जावा में यदि एक क्लास के पास एक ही नाम के बहुत सारे मेथड होते हैं परंतु उनके पैरामीटर अलग अलग होते हैं तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो मेथड ओवरलोडिंग जावा का एक फीचर है जिसमें एक क्लास के पास सेम नाम के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं और उनके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। यह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह होता है। जावा में हम मेथड ओवरलोडिंग दो तरीक़ों से करते हैं, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट की संख्या में बदल के। दूसरा है बाय चेंजिंग डाटा टाइप को चेंज करके, आर्गुमेंट की संख्या को बदल के। पहला है आर्गुमेंट की संख्या को बदल के, तो देख रहे हैं इसमें नीचे दिए एग्जाम्पल हमारे पास दो मेथड हैं। पहले मेथड में 2 आर्गुमेंट हैं और दूसरे मेथड में 3 आर्गुमेंट हैं, तो इसे आप समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि 2 खंडों को उत्तर देना है। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस को हम जावा से कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं? जावा में इंटरफेस एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। जावा में इंटरफेस एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास की तरह ही इंटरफेस में मेथड और वेरिएबल होते हैं, परंतु इंटरफेस में डिक्लेयर किया गया मेथड अब्स्ट्रैक्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जावा में इंटरफेस एक रेफरेंस टाइप होता है और इसके पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और स्टैटिक कंस्ट्रेंट होते हैं। जावा में इसका प्रयोग अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। जावा में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण में हमने एनिमल नाम के इंटरफेस को क्रिएट किया है और उसे डॉग क्लास के द्वारा इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, एनिमल नाम का इंटरफेस को क्रिएट किया है और डॉग क्लास द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्लास है डॉग और यह है इंटरफेस एनिमल। तो इस सिंटेक्स को स्मरण कर लीजिए प्रोग्राम को। और यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, इसे समझाना है जेडीके स्टैटिक कीवर्ड बाइट कोड। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट के लिए एक एक्रोनिम है। जावा डेवलपमेंट किट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसका उपयोग जावा एप्लीकेशन अपलेट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। ये फिजिकली मौजूद है। इसमें JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स शामिल हैं। जेडीके ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किए गए नीचे दिए गए जावा प्लेटफॉर्म में से किसी एक का इम्प्लीमेंटेशन है। यह जावा प्लेटफॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, माइक्रो एडिशन जावा प्लेटफॉर्म। जेडीके में एक प्राइवेट जावा वर्चुअल मशीन और कुछ अन्य रिसोर्स जैसे कि एक इंटरप्रेटर, लोडर जावा, एक कंपाइलर जावा से, एक अचीवर यानी कि जार, एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेट जावा डॉक आदि होते हैं जो एक जावा एप्लीकेशन को डेवलपमेंट को पूरा करते हैं। अगला स्टैटिक कीवर्ड। जावा में स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग मुख्य रूप से मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लासेस के साथ किया जा सकता है। इस कीवर्ड का प्रयोग किसी क्लास के समान वेरिएबल या मेथड को शेयर करने के लिए किया जाता है।
स्टैटिक मेंबर को क्रिएट करने के लिए हम इसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना होगा। जब क्लास का मेंबर स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर हो जाए तो इसे क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले और बिना किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के एक्सेस किया जा सकता है। अगला है बाइट कोड। बाइट कोड एक प्रकार का ऑप्टिमाइज्ड सेट है। वह इंस्ट्रक्शन है जिसका निर्माण जावा रन टाइम एनवायरनमेंट टाइम पर कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए किया जाता है। बाइट कोड जेवीएम पर रन कराए जाते हैं तथा जेवीएम ही इनके लिए इंटरप्रीटर का कार्य करता है। इस प्रत्येक जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करके उसे किसी प्रकार के इन्वायरमेंट या प्लेटफॉर्म पर रन किया जा सकता है। यह बाइट कोड जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने है तो सहायता करता है। प्रत्येक बाइट कोड को जो कि ऑपकोड को दर्शाती है जावा के बाइट कोड को कंपाइल करने पर बनता है, जिसको साधारण रूप से डॉट क्लास फाइल में सेव किया जाता है। यह क्लास फाइल % कोड को इन्फॉर्मेशन के साथ बाइट कोड में रखती है। अगला प्रश्न, पैकेज क्या है? जावा में पैकेज को कैसे बनाया और प्रयोग किया जाता है? प्रोग्राम की सहायता से समझाइए। जावा में पैकेज एक ग्रुप होता है जिसमें एक समान टाइप के क्लास, इंटरफेस और सब क्लास पैकेज होते हैं। देखिए, जावा में पैकेज एक ग्रुप होता है जिसमें एक समान टाइप के क्लास, इंटरफेस और सब पैकेज होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पैकेज एक मैकेनिज्म यानी कि तंत्र है जिसमें एक तरह के टाइप को एक समूह ग्रुप में रखा जाता है। जावा में पैकेज का प्रयोग क्लासेस और इंटरफेस को ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जावा में दो तरह के पैकेज होते हैं, पहला बिल्ट इन पैकेज और दूसरा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड यानी कि इन्हें यूजर क्रिएट करता है। जावा में पैकेज को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए पैकेज कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद पैकेज का नाम लिखा जाता है। उधर एग्जांपल दिया है पैकेज को क्रिएट करने का, इसे स्मरण रखना है आपको। मल्टीथ्रेड, अगला है प्रश्न, मल्टीथ्रेडिंग को विस्तार से समझाइए और थ्रेड्स के जीवन चक्र को भी समझाइए। जावा में मल्टीथ्रेडिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बहुत सारे थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसमें सीपीयू का अधिकतर यूटिलाइजेशन एक उपयोग होता है। एक थ्रेड प्रोसेसिंग का सबसे छोटा और लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। थ्रेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होते हैं क्योंकि इनके एग्जीक्यूशन का पाथ अलग होता है। अगर कभी किसी थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ भी गया तो उससे दूसरे थ्रेड को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मल्टीथ्रेडिंग का उपयोग मल्टीटास्किंग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर गेम्स में और एनिमेशन को क्रिएट करने में किया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, थ्रेड का लाइफ साइकिल। थ्रेड की लाइफ साइकिल में 5 स्टेज होते हैं जो कि होते हैं। न्यू, एक थ्रेड अपना लाइफ साइकिल न्यू स्टेट में शुरू करता है। यह इस स्टेट में तब तक रहता है जब तक स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया जाता। रनेबल, जब थ्रेड को स्टार्ट मेथड के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाए तो यह रनेबल हो जाता है, अर्थात वह रनेबल स्टेट में चला जाता है। रनिंग, एक थ्रेड रनिंग स्टेट में होता है यदि शेड्यूलर उसे सेलेक्ट करता है। वेटिंग, एक थ्रेड जब वेटिंग स्टेट में होता है जब वह एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दूसरे टास्क के लिए वेट करता है। टर्मिनेटेड, जब थ्रेड अपने टास्क पूरा कर देता है तो वह टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। जावा में 2 बॉक्स बनाकर उसके वॉल्यूम की गणना करें। तो यह देख लीजिए, इसका आंसर यह है। अगला है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बीच क्या अंतर है, इससे बताना है। तो मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, इसमें पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए परंतु नाम सेम होना चाहिए। इसमें नाम और पैरामीटर दोनों सेम होने चाहिए। यह कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, यह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। यह कोड को रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, यह कोड के रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें रिटर्न टाइप समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें रिटर्न टाइप एक समान होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग को इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी। मेथड ओवरराइडिंग को हमेशा इनहेरिटेंस की आवश्यकता पड़ती है। इससे स्टैटिक मेथड का प्रयोग करके भी परफॉर्म किया जा सकता है। इसे स्टैटिक मेथड का प्रयोग करके परफॉर्म नहीं किया जा सकता।
यह स्टैटिक बाइंडिंग का प्रयोग करता है, यह डायनामिक बाइंडिंग का प्रयोग करता है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर को चेंज किया जा सकता है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर को बदल नहीं सकते हैं। यह एक कोड रिफाइनमेंट तकनीक है। यह एक कोड रिप्लेसमेंट तकनीक है। प्राइवेट स्टैटिक और फाइनल मेथड को ओवरलोड किया जाता है। प्राइवेट स्टैटिक और फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। इसका एग्जांपल यह है। और इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। इसका एग्जांपल यह है। तो यह दूसरे मॉडल पेपर का हाल था। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें।